जुलाई 2005। दुबई का एक बेहद आलीशान होटल ग्रैंड हयात। चारों तरफ जश्न का माहौल है। दुनिया भर से वीआईपी मेहमान, रसूखदार कारोबारी और अंडरवर्ल्ड के कुछ सबसे खूंखार चेहरे एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। मौका है एक हाई प्रोफाइल शादी का। यह शादी कोई आम शादी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गठबंधन है जिसने भारत की रातों की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद की शादी उस शख्स की बेटी माहरुख से हो रही है जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, दाऊद इब्राहिम। लेकिन इस चमक दमक और जश्न के बीच होटल के बाहर और अंदर कुछ अनजान चेहरे एक इशारे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही हैं। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा था जिससे बचना इस बार नामुमकिन था। दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन, छोटा राजन के सबसे खतरनाक और अचूक शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तानशाह हथियारों के साथ बिल्कुल तैयार थे। इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को दिल्ली के एक कंट्रोल रूम से सीधे लीड कर रहे थे भारत के सबसे ढाकड़ स्पाई मास्टर, जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल। दाऊद का खात्मा अब सिर्फ चंद मिनटों की दूरी पर था। ट्रिगर पर उंगली रखी जा चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान के खुफिया तंत्र की नींव हिला दी। एक अनजान फोन कॉल, एक भयंकर गफलत और अचानक सायरन की आवाजें गूंज उठी। पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। लेकिन यह पुलिस दाऊद इब्राहिम को पकड़ने नहीं आई थी, बल्कि उन शूटर्स को गिरफ्तार करने आई थी जो दाऊद को जहन्नुम भेजने वाले थे। और सबसे बड़ा झटका तो यह था कि वो दुबई की पुलिस नहीं थी, बल्कि दिल्ली में बैठे भारतीय खुफिया अधिकारियों के ही देश की मुंबई पुलिस थी। आखिर ऐन मौके पर किसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मिशन से गद्दारी की? किसने दाऊद को एक बार फिर बचा लिया? दिल्ली और मुंबई के बीच ऐसा क्या हुआ कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी ही आपसी खींचतान का फायदा उठा गया? यह सिर्फ एक असफल मिशन की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस अदृश्य और खूनी युद्ध की जो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां पिछले 30 सालों से लड़ रही हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें खून है, धोखा है, राजनीति है और एक ऐसे भूत का पीछा है जिसे पकड़ना अब एक राष्ट्रीय जिद बन चुका है। इस कहानी की जड़ें उस काले दिन में छिपी हैं जिसे मुंबई कभी नहीं भूल सकती। 12 मार्च 1993, जब मुंबई की सड़कों पर 13 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस दिन सड़कों पर सिर्फ खून और धुआं नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफ था जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था डोंगरी का एक मामूली सा गुंडा, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था, दाऊद इब्राहिम कासकर। धमाकों के बाद दाऊद रातों रात भारत छोड़कर भाग निकला। भारत की खुफिया एजेंसियों को जल्द ही पता चल गया कि उसे पनाह देने वाला और कोई नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। आईएसआई ने दाऊद को सिर्फ पनाह नहीं दी, बल्कि उसे एक ऐसा हथियार बना दिया जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में कर सके। दाऊद का ड्रग्स, हथियारों और नकली नोटों का सिंडिकेट आईएसआई के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया। दाऊद अब कराची के पॉश इलाके क्लिफ्टन में आईएसआई के कड़े सुरक्षा घेरे में एक राजा की तरह रह रहा था। लेकिन हिंदुस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं था। दाऊद को वापस लाना या उसे वहीं खत्म कर देना रॉ और आईबी का सबसे बड़ा मिशन बन गया। 1993 के धमाकों के तुरंत बाद देश के भीतर एक अजीब सा गुस्सा और छटपटाहट थी। भारतीय खुफिया एजेंसियां किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहती थीं और इसी गुस्से ने जन्म दिया 1994 के पहले सीक्रेट मिशन को। यह वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम कभी कभार आईएसआई के सुरक्षा घेरे से बाहर निकलता था। भारतीय एजेंसियों को एक बेहद पुख्ता खुफिया जानकारी मिली कि दाऊद इब्राहिम नेपाल की राजधानी काठमांडू आने वाला है। यह एक ऐसा मौका था जिसे हाथ से नहीं जाने दिया जा सकता था। काठमांडू में आईएसआई का उतना मजबूत जाल नहीं था जितना कराची या दुबई में। रॉ ने तुरंत अपना एक खास ब्लैक ऑप्स दस्ता तैयार किया। ये वो ऑपरेटिव्स थे जो बिना किसी नाम और पहचान के काम करते थे। उन्हें काठमांडू भेज दिया गया। हथियार पहुंच चुके थे, रेकी पूरी हो चुकी थी। दाऊद के नेपाल पहुंचने का रूट, उसकी गाड़ियों का काफिला, सब कुछ भारतीय एजेंट्स की रडार पर था। टीम को सिर्फ दिल्ली से एक गो अहेड यानी अंतिम आदेश का इंतजार था। लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में
कुछ और ही चल रहा था। उस वक्त की भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, दूसरे देश की संप्रभुता और पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध के जोखिमों को तौल रही थी। राजनेताओं के हाथ कांप रहे थे और अंततः जब दाऊद निशाने पर था, दिल्ली से आदेश आया, मिशन अबॉर्ट, ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया। रॉ के उन जांबाजों की हताशा का कोई ठिकाना नहीं था जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरा जाल बिछाया था। दाऊद वापस कराची लौट गया और इसके बाद आईएसआई ने उसकी सुरक्षा इतनी बढ़ा दी कि उस तक पहुंचना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा हो गया। 1994 की वह राजनीतिक हिचकिचाहट भारत को बहुत भारी पड़ी। दाऊद को यह समझ आ गया था कि भारत उसे मारने की कोशिश कर रहा है और अब वह पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गया था। साल बीतते गए। दाऊद का नेटवर्क भारत में कमजोर जरूर हुआ, लेकिन कराची में बैठकर वह लगातार आईएसआई के इशारों पर काम करता रहा। लेकिन खुफिया एजेंसियों की याददाश्त बहुत लंबी होती है, वो ना भूलती है ना माफ करती हैं। और फिर आया साल 2005। ये वो साल था जब भारतीय खुफिया तंत्र ने लोहे को लोहे से काटने की रणनीति पर काम शुरू किया। अजीत डोभाल, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी रणनीतिक समझ और अंडरवर्ल्ड पर उनकी पकड़ का कोई सानी नहीं था। दाऊद के सिंडिकेट डी कंपनी में 1993 के बाद से ही दरार पड़ चुकी थी। उसका सबसे खास आदमी छोटा राजन धमाकों के बाद दाऊद से अलग हो गया था और अब उसका सबसे बड़ा जानी दुश्मन था। डोभाल ने इसी दुश्मनी का फायदा उठाने का मास्टर प्लान बनाया। दाऊद को मारना आसान नहीं था। वह कभी कराची से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन एक पिता की मजबूरी उसे दुबई खींच ला रही थी। उसकी बेटी माहरुख की शादी जावेद मियांदाद के बेटे से हो रही थी। दुबई, जो कभी दाऊद का सबसे बड़ा घर हुआ करता था, अब इस शादी का गवाह बनने वाला था। यह पक्की खबर थी कि दाऊद इस शादी में शामिल होने के लिए दुबई जरूर आएगा। प्लान बेहद सटीक था। भारत सरकार सीधे तौर पर किसी दूसरे देश की धरती पर किसी को नहीं मार सकती थी, इसलिए छोटा राजन के आदमियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। राजन के दो सबसे भरोसेमंद और खतरनाक शूटर्स, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानशाह को इस काम के लिए चुना गया। खुफिया एजेंसियों ने उन्हें फर्जी पासपोर्ट, हथियार और दुबई में सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराए। इन शूटर्स को सिर्फ एक काम दिया गया था, जैसे ही दाऊद दुबई के उस होटल में नजर आए, उसे वहीं ढेर कर देना। विक्की मल्होत्रा और फरीद तानशाह दुबई पहुंच चुके थे। वो उस होटल की एक एक ईंट से वाकिफ हो चुके थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। दिल्ली में बैठे अधिकारी पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे, लेकिन इसी बीच भारत के ही अंदर एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा था जिसने इस पूरे अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। मुंबई पुलिस, जो सालों से दाऊद और छोटा राजन दोनों के गैंग्स के पीछे पड़ी थी, उसे भनक लग गई कि राजन के दो बड़े गुर्गे विक्की मल्होत्रा और फरीद तानशाह दिल्ली में किसी बड़े अधिकारी के संपर्क में हैं। मुंबई पुलिस को यह नहीं पता था कि ये दोनों अधिकारी असल में रॉ और आईबी के टॉप स्पाई मास्टर्स हैं, जो एक राष्ट्रीय मिशन को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के लिए ये दोनों सिर्फ वांटेड क्रिमिनल्स थे, जिन पर मकोका के तहत कई मामले दर्ज थे। दुबई के होटल में दाऊद के आने का इंतजार हो रहा था। शूटर्स की उंगलियां ट्रिगर पर थीं और तभी ऐन मौके पर मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने विक्की मल्होत्रा को तब गिरफ्तार कर लिया जब वह दिल्ली में खुफिया अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग कर रहा था। यह भारत के खुफिया इतिहास का सबसे काला दिन था। दाऊद को मारने के लिए भेजा गया ब्रह्मास्त्र खुद भारत की ही पुलिस ने तोड़ दिया था। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खुफिया एजेंसियों और पुलिस के बीच तालमेल की इस भयानक कमी ने दाऊद को एक बार फिर जीवन दान दे दिया। कई लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस के अंदर बैठे दाऊद के कुछ वफादारों ने जानबूझकर इस ऑपरेशन की जानकारी लीक की थी ताकि दाऊद को बचाया जा सके। सच्चाई जो भी हो, लेकिन नतीजा सिर्फ एक था, दाऊद फिर बच निकला। यह भारत के लिए एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का पल था, जिसने यह साबित कर दिया कि दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। इस नाकामी के बाद सालों तक खामोशी छा गई। दाऊद पूरी तरह से कराची के अपने महलों में कैद हो गया। आईएसआई ने उसकी सुरक्षा घेरे को थ्रेट लेवल रेड पर डाल दिया। उसके घर के बाहर पाकिस्तानी रेंजर्स का पहरा लगा दिया गया। दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान की स्टेट प्रॉपर्टी बन चुका था। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने हार नहीं मानी थी।
2005 की विफलता से सबक सीखते हुए एजेंसियों ने अपना काम करने का तरीका बदल दिया। अब किसी अंडरवर्ल्ड के गुंडे पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब काम पूरी तरह से इन हाउस होना था और इसी तैयारी का नतीजा था 2013 का सीक्रेट रॉ स्ट्राइक। 2013 तक तकनीक बहुत एडवांस हो चुकी थी। भारतीय खुफिया सैटेलाइट्स लगातार कराची के क्लिफ्टन इलाके पर नजर बनाए हुए थे। दाऊद का नया ठिकाना, जिसे D13 ब्लॉक 4 क्लिफ्टन कहा जाता है, अब रॉ के मैप पर पूरी तरह से मार्क हो चुका था। इस बार प्लान किसी शादी में मारने का नहीं था, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करने का था। रॉ ने एक सुपर ब्लैक ऑप्स टीम तैयार की। इस टीम में भारत के सबसे एलीट कमांडोज शामिल थे, जिन्हें इस तरह के ऑपरेशंस के लिए विशेष रूप से ट्रेंड किया गया था। ऑपरेशन का कोडनेम और विवरण आज भी भारत की टॉप सीक्रेट फाइलों में दफन है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक योजना यह थी कि इस टीम को समुद्र के रास्ते या किसी तीसरे देश से गुपचुप तरीके से कराची में दाखिल किया जाएगा। उनके पास दाऊद के घर का पूरा ब्लूप्रिंट था। उन्हें दाऊद के निकलने के समय उसकी गाड़ियों के काफिले और सुरक्षा गार्ड्स की शिफ्ट बदलने की पूरी जानकारी थी। यह एक सुसाइड मिशन हो सकता था। कराची जैसे शहर में, जहां गली गली में ISI के मुखबिर हों, वहां जाकर दाऊद को मारना और वापस सुरक्षित लौटना लगभग असंभव था। लेकिन कमांडोज इसके लिए तैयार थे। मिशन अपने अंतिम चरण में था। टीम डिप्लॉय होने के लिए तैयार थी। भारत का सबसे बड़ा बदला अब बस कुछ ही कदम दूर था। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। आखिरी वक्त पर जब टीम को रवाना होना था, आदेश आया, मिशन स्टैंड डाउन। इस बार भी ऑपरेशन को रोक दिया गया। क्यों? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। अगर एक भी भारतीय कमांडो कराची में पकड़ा जाता तो यह सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान माना जाता। दूसरा, दाऊद की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां कोई भी कोलैटरल डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा था। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि बनाए रखनी थी। कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन 2013 का वो दिन भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए एक और बड़ा झटका था। दाऊद एक बार फिर मौत को चकमा दे चुका था। आज के समय में दाऊद इब्राहिम एक ऐसा भूत बन चुका है जिसके बारे में हर दिन नई कहानियां सुनने को मिलती हैं। समय समय पर खबरें आती हैं कि दाऊद गंभीर रूप से बीमार है। कभी कहा जाता है कि उसके पैरों में गैंग्रीन हो गया है और पैर काटने पड़ सकते हैं, तो कभी खबर आती है कि उसे जहर दे दिया गया है और वह अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हाल ही में दाऊद को जहर दिए जाने की अफवाहों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। खबरें आईं कि कराची के अस्पताल में उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती कराया गया है और पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को स्लो या शटडाउन कर दिया गया है ताकि कोई जानकारी बाहर ना आ सके। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियां और सरकार इन अफवाहों पर बहुत संभलकर प्रतिक्रिया देती हैं। उन्हें पता है कि ISI दाऊद का इस्तेमाल सिर्फ भारत को छिड़ाने के लिए नहीं करती, बल्कि कई बार ऐसी अफवाहें उड़ाकर वह भारतीय खुफिया तंत्र की प्रतिक्रिया और सक्रियता को भी चेक करती है। दाऊद इब्राहिम की सच्चाई आज ISI की कालकोठरी में बंद है। वह एक सोने के पिंजरे में कैद परिंदे की तरह है, जिसे सुरक्षा तो मिली है लेकिन आजादी नहीं। वह अपने ही घर में एक कैदी है जो इस खौफ में जीता है कि जाने कब कौन सा अजनबी चेहरा उसके गुनाहों का हिसाब करने आ जाए। भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए दाऊद इब्राहिम को पकड़ना या खत्म करना अब सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि यह उन 257 बेगुनाह लोगों को न्याय दिलाने की एक कसम है जिन्होंने 1993 में अपनी जान गंवाई थी। 1994 के काठमांडू के अधूरे जाल से लेकर 2005 के दुबई के उस मनहूस फोन कॉल तक और 2013 के रद्द हुए ब्लैक ऑप्स से लेकर आज तक दाऊद के पीछे पड़ी भारतीय एजेंसियों का संकल्प 1 इंच भी कम नहीं हुआ है। ये छाया युद्ध, ये शैडोज की लड़ाई आज भी जारी है। दाऊद शायद अब बूढ़ा हो चला है, बीमार है, लेकिन जब तक उसका वजूद बाकी है यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। हिंदुस्तान के खुफिया एजेंट आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी पहचान छिपाए इस ताक में बैठे हैं कि कब दुश्मन एक गलती करे, क्योंकि इतिहास गवाह है, आतंकी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह कानून और न्याय के हाथों मारा ही जाता है। दाऊद इब्राहिम की किस्मत का फैसला कब और कैसे होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन एक बात तय है, हिंदुस्तान न भूला है और न कभी माफ करेगा। उस दिन का इंतजार पूरे देश को है जब 1993 के गुनहगार का अध्याय हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और जब वो दिन आएगा तो वह दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत का दिन होगा। क्या आपको लगता है कि भारत कभी दाऊद इब्राहिम को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसे ही इन आतंकियों की ढाल बनती रहेगी? अपने विचार जरूर साझा करें।